हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 अगस्त और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56 करोड़ से ज्यादा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हाल ही में इसके 11 वर्ष पूरे हुए हैं। दरअसल 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से इस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी, जबकि आधिकारिक तौर पर इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त साल 2014 को की गई। इसका लक्ष्य था मेरा खाता भाग्य विधाता के तहत हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़कर इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और अब तक 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, यानी कि अगस्त 2025 तक, जिसमें कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लगभग 67% खाते शामिल हैं। इसके अलावा इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 56% है। और अगस्त 2025 तक इस जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि कितनी है? तो 2.68 लाख करोड़ से अधिक। और 30 सितंबर साल 2025 तक 10 वर्ष से अधिक पुराने शून्य बैलेंस वाले जनधन खातों को केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा इन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। तो हाल ही में असम सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति राज्य में पहली बार आधार कार्ड अब नहीं बनवा पाएंगे। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगले 1 महीने तक के लिए इन्हें समय दिया गया है आधार के आवेदन के लिए। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले 1 साल तक के लिए आधार कार्ड जारी करने का समय दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। तो हाल ही में केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। दरअसल साल 2022 में केरल का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बना था। इसके बाद राज्य में डिजी केरलम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया और राज्य में 83 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें कि 21.8 लाख से अधिक लोग डिजिटल साक्षरता से वंचित थे। 2.57 लाख से अधिक स्वयं सेवकों द्वारा डोर टू डोर प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। इसके बाद 21.87 लाख यानी कि 99.98% राज्य के लोग प्रशिक्षित किए गए हैं वर्तमान में, और डिजिटल साक्षरता प्रमाण पत्र भी इन्होंने हासिल किया है। 90 और 100 से ज्यादा आयु के इनमें नागरिक भी शामिल हुए थे। अगला सवाल है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबाडोस। तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 साल 2025 में यह इसका 68वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, और इसका विषय तय किया गया है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। इसमें प्रतिनिधित्व भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम बिरला द्वारा किया जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। इसमें 180 से ज्यादा राष्ट्रमंडल संसदीय इकाइयों के प्रमुख भी शामिल होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव रंजन। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के तौर पर राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा और इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2025 से प्रभावी है। अब एनडीबी तो न्यू डेवलपमेंट बैंक
इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल साल 2012 में इसकी अवधारणा पहली बार ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत द्वारा दी गई थी, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 2013 में डरबन और 15 जुलाई साल 2014 को ब्रिक्स सम्मेलन में स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके लिए, जबकि 21 जुलाई साल 2015 से इसने कार्य करना शुरू किया। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों समेत अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना परियोजनाओं और सतत विकास योजनाओं में वित्तीय संसाधन जुटाना। अगला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41वें। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 हाल ही में जारी किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMD के द्वारा, और यह हर साल जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1989 में की गई थी और इस सूचकांक में 4 कारकों के तहत रैंकिंग की जाती है। अब ये 4 कारक कौन से हैं? तो पहला है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी कार्यकुशलता, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता और चौथा है अवसंरचना। इसमें 69 देशों को शामिल किया गया था। इसमें अब टॉप 5 देश कौन से हैं इसे देखेंगे। तो पहला है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है पूरे 100। अगला है सिंगापुर, इसका स्कोर है 99.44। तीसरे पर है हांगकांग, इसका स्कोर है 99.22। चौथे पर है डेनमार्क, इसका स्कोर है 97.51। और पांचवा है संयुक्त अरब अमीरात, इसका स्कोर है 96.09। और अंतिम स्थान पर यानी कि 69वें स्थान पर है वेनेजुएला, इसका स्कोर है 25.47। और भारत इस सूचकांक में कहाँ है? तो भारत इस सूचकांक में 41वें स्थान पर है। साल 2024 में भारत इस सूचकांक में 39वें स्थान पर था। अगला सवाल है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। दरअसल हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में यह स्थित है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसके दक्षिण 24 परगना के 3 अन्य वन रेंजों रैडीगी, मातला और रामगंगा को इसमें शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। पहले यह कितने वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ था? तो 1044 वर्ग किमी क्षेत्र में। अब वर्तमान में यानी कि 3 अन्य वन रेंजों को इसमें शामिल करने के बाद इसका वर्ग किमी क्षेत्र कितने वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 3600 वर्ग किमी क्षेत्र में। और इसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। और इससे पहले भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में 3 समितियों का गठन किया गया है और इस प्रत्येक समिति में 100 सदस्य होंगे। इन 100 सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य शामिल होंगे। और इन तीनों समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर साल 2025 को है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर 2025 को है। और इसके बाद इससे जुड़ा एक अन्य तथ्य भी है, तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अपने अटल वन, एकता वन और एकलव्य वन स्थापित किए जाने की घोषणा भी की गई है इनकी जयंती के मौके पर। अगला सवाल है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा।
तो फीडे विश्व कप 2025 साल 2025 में फीडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अब भारत में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 206 खिलाड़ियों की भागीदारी रहेगी और भारतीय दल में 21 खिलाड़ी शामिल रहेंगे। विजेता को पुरस्कार राशि के तौर पर यानी कि जो इस विश्व कप के चैंपियन बनेंगे उन्हें 17 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा इससे पहले भारत में इसका आयोजन साल 2002 में हैदराबाद में किया गया था और मौजूदा फीडे विश्व चैंपियन है डी गुकेश जो कि भारत के हैं। इसके अलावा महिला में चैंपियन है दिव्या देशमुख, ये भी भारत की हैं और हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। अब फीडे तो यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स। इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ऊना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकिता तानीपर्थी। तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 साल 2025 में इसका आयोजन 14 से 24 अगस्त तक किया गया था, हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो कनाडा के विनिपेग में और इसमें अंडर 21 महिला कंपाउंड वर्ग में व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता है भारत की चिकिता तानीपर्थी ने, जो कि महिला कंपाउंड अंडर 21 वर्ग में व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा रजत पदक जीता है कोरिया की पैर किएरिन ने। इसके अलावा और ये चिकिता तानीपर्थी मूल निवासी हैं कहाँ की, तो तेलंगाना के सुल्तानपुर की और भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने 8 पदक जीते हैं जिसमें कि 3 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं और पहले स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रनील भट्टाचार्य। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के तौर पर इंद्रनील भट्टाचार्य की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जो कि वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से इनकी सदस्यता प्रभावी होगी और आरबीआई की 618वीं केंद्रीय बोर्ड की बैठक जो कि हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है, इसके दौरान यह घोषणा की गई है। अब मौद्रिक नीति समिति तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की समिति है, देश की मौद्रिक नीति तय करती है, खास तौर पे रेपो रेट को निर्धारित करने के लिए। अब रेपो रेट क्या होता है, तो दरअसल यह वह दर होता है जिसपे कि आरबीआई बैंकों को उधार देती है। इसकी स्थापना यानी कि मौद्रिक नीति समिति की स्थापना साल 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद की गई थी। इसमें सदस्य होते हैं 6। ये 6 सदस्य कौन से होते हैं, तो पहले होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो इसके अध्यक्ष होते हैं, एक उसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा एक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो कि वर्तमान में इंद्रनील भट्टाचार्य हैं। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक तौर पर सदस्य बना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। तो हाल ही में नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक तौर पर सदस्य बना है, जो कि अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद इसे शामिल किया गया है। अब आईबीसीए तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यह संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दरअसल 9 अप्रैल साल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके शुरुआत की घोषणा की गई थी, जो कि 7 बड़ी बिल्लियों के प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी है, तो बाघ,
शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसके बाद 29 फरवरी साल 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में मुख्यालय के साथ IBCA के स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 90 और इसके अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, जबकि महानिदेशक हैं SP यादव। ये दोनों भारतीय हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त साल 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों को याद करना, साथ ही खेल संस्कृति और फिटनेस को बढ़ावा देना। साल 2012 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और साल 2025 में 3 दिन के राष्ट्रीय फिटनेस और खेल आंदोलन के तौर पर यह दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 29 से 31 अगस्त तक चलेगा और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस अभियान को नाम दिया गया है 1 घंटा खेल के मैदान में। इसके अलावा साल 2019 में फिट इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। अब इनकी उपलब्धियों की बात करें तो दरअसल साल 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद आज तक इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला सवाल है, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो भारत समुद्री सप्ताह 2025 तो दरअसल यह बहुपक्षीय समुद्री सम्मेलन है, जो कि हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका आयोजन 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय पोत, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। और कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो मुंबई में। इसका विषय तय किया गया है वैश्विक समुद्री भागीदारी और सामूहिक दृष्टि को बढ़ावा देना। इसमें 100 से ज्यादा देशों के 1 लाख प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें की प्रमुख देश हैं डेनमार्क, UAE, दक्षिण कोरिया, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और सिंगापुर। इसके अलावा इसमें अन्य देश भी शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक सहयोग, निवेश, नीति और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। दरअसल 19 से 23 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट में 23वें AIBD सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई। इसका विषय था मीडिया फॉर पीपुल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अगस्त 2025 तक। इसके अलावा भारत अगस्त 2025 तक AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी है। अब AIBD तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यह क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1977 में की गई थी। इसमें 45 देशों के 82 सदस्य संगठन शामिल हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रसार भारती के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया है, जो कि IMD के द्वारा जारी किया गया है। इसमें मूल्यांकन के 2 स्तंभ थे, यानी कि 2 स्तंभों पे इन शहरों का मूल्यांकन किया गया है। ये 2 स्तंभ कौन से हैं? तो पहला है भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे और दूसरा है तकनीकी सेवाएं। इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं इसे देखेंगे तो पहला है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, इसके अलावा दूसरा है नॉर्वे का ओस्लो, इसके अलावा तीसरा है स्विट्जरलैंड का जिनेवा, इसके अलावा चौथा है UAE का दुबई और 5वां है UAE का अबू धाबी। अब भारत इसमें कहाँ है? तो भारत का शहर दिल्ली इसमें 104वें स्थान पर है। इसके अलावा मुंबई 106वें, हैदराबाद 109वें और बेंगलोर 110वें स्थान पर है।
अब IMD तो इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जनवरी साल 1990 में की गई थी, जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिनेवा और IMEDE लुसाने के विलय के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत के तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 तो दरअसल हाल ही में यह संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 17 से 24 अगस्त तक किया गया था और बुल्गारिया के समोको में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने इसमें 5 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 स्वर्ण और 4 रजत शामिल हैं। 1 स्वर्ण पदक भारत की तपस्या गहलावत ने जीता है, जो कि महिला फ्री स्टाइल वर्ग के 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता है। और 4 रजत पदक इन्होंने जीता है, तो ये है सुमित मलिक, जो कि पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता है। इसके अलावा सृष्टि ने महिला फ्री स्टाइल के 68 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इसके अलावा रीना ने महिला फ्री स्टाइल के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इसके अलावा प्रिया मलिक ने महिला फ्री स्टाइल के 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और तपस्या गहलावत इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। तो भिक्षावृत्ति निषेध बिल 2025 हाल ही में मिजोरम में पारित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाना, साथ ही प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना। इसके तहत राज्य स्तर पर राहत बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इस बोर्ड के अंतर्गत रिसीविंग सेंटर बनाए जाएंगे। भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर इन्हें राज्य या फिर इनके मूल निवास स्थान पर पहुंचाया जाएगा। दरअसल राज्य में वर्तमान में भिक्षावृत्ति करने वालों की अधिकता नहीं है, लेकिन राज्य में 13 सितंबर 2025 को सेरांग सिहमुई रेल हेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसके निदान के लिए पहले ये उपाय किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो प्रोजेक्ट आरोहण हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है, जो कि वर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC, ST और OBC और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कक्षा 11 से लेकर स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को 12,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा 50 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक मुश्त 50,000 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो ई भविष्य नामक पहल की शुरुआत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जो कि एक पेंशन सुधार पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभ समय पर देना, साथ ही पारदर्शी और परेशानी रहित तरीके से इन्हें प्रदान करना। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन मामलों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 95% से अधिक पेंशन मामलों को सही करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह पहल राज्य की व्यापक सुधार योजना PMA 3 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ का हिस्सा है, जिसका की उद्देश्य है पेंशन धारकों में जवाबदेही और दक्षता लाना। अब वन लाइनर वाले सवाल, तो पहला है, हाल ही में डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, और लगातार दूसरी बार इसने यह खिताब जीता है। और यह साल 2025 में डूरंड कप का 34वां संस्करण था और उप विजेता रही है डायमंड हार्बर। इसके अलावा गोल्डन बूट इसमें किसे मिला है? तो अलाउद्दीन को, जिन्होंने 8 गोल किया है। इसके बाद गोल्डन बॉल, तो ये भी अलाउद्दीन अजारे को मिला है। और गोल्डन ग्लव्स मिला है गुरमीत सिंह को। अगला है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य
भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड में कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो 15 लाख। अगला है भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो असम के गुवाहाटी में। अगला है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो चेतेश्वर पुजारा ने। और इनसे संबंधित एक पुस्तक भी है जो कि है आई एम अ क्रिकेटर्स वाइफ, तो यह पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। इसके अलावा वर्तमान में भारत के यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल। अब छठा यानी कि अगला क्वेश्चन, तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। और मध्य प्रदेश ने 18 पदक जीते हैं जिसमें कि 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। दूसरे स्थान पर रही है ओडिशा की टीम, इसने जीता है 10 पदक जिसमें कि 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य शामिल है। तीसरे पर रही है केरल, इसने जीते हैं 7 पदक जिसमें कि 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा इसका आयोजन श्रीनगर के डल झील पे किया गया था जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसका शुभंकर था यानी कि है हिमालयन किंगफिशर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सर्जियो गोर। अगला है भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मणिपुर और लाईपुली तिनसुकिया असम में, जो कि 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 30 अगस्त 2025 तक चलेगा। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवंशिक कारणों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर है? तो सहरिया जनजाति में, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला है हाल ही में भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को। अगला है हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रजित पुन्हानी। अगला है हाल ही में भारत द्वारा किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है? तो अमेरिका के लिए। अगला सवाल है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, जो कि 2 से 4 सितंबर तक किया जाएगा। अगला है विश्व जल सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो 24 से 28 अगस्त तक की है और यह 35वां संस्करण है और इसका आयोजन स्टॉकहोम में किया जा रहा है और इसका विषय है वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगला है हाल ही में किस देश द्वारा राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया गया है? तो मलेशिया द्वारा। अगला है हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय सिंह। अगला है हाल ही में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन। और इनसे संबंधित एक पुस्तक भी है, यह है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जो कि रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल नामक सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में। और यह अभियान 1 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। अगला सवाल है मैत्री अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो भारत और थाईलैंड से संबंधित है, जो कि द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साल 2025 में इसके 14वें संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा, जो कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला है हाल ही में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। अगला है हाल ही में इंगा रुगिनियन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया का। अगला है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में किस देश में न्यू वर्ल्ड स्क्रूअम संक्रमण के पहले मानव मामले की पुष्टि की गई है? तो अमेरिका में। इसका वैज्ञानिक नाम है कोक्लियोमिया होमिनिवोरैक्स। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दक्षिण कोरिया द्वारा। दरअसल हाल ही में दक्षिण कोरिया में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यह मार्च 2026 से लागू किया जाएगा।